पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बुक्स के बारे में, ठीक है। इसमें बेटा कुछ बुक्स हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे मैनुअल के बारे में, ठीक है। मैनुअल क्या होते हैं? मैनुअल होगा बेटा, और फिर फ्लोरा होगा, मैनुअल, फ्लोरा, और मोनोग्राफ सॉरी, कैटालॉग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, मोनोग्राम, कैटालॉग, GE होगा, और एक और आ गया बेटा जर्नल। क्या होती हैं सारी चीजें? देखो, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होंगे बच्चे, पहले तो ये समझते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो सारी चीजें होंगी जो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में हेल्प करने वाली हैं किसी भी तरह से, वो होंगी बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। और उसमें बहुत सारी बुक्स आती है, कुछ आपके म्यूजियम्स, बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, ये सारी चीजें, जूलॉजिकल पार्क सॉरी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जिससे हमें हेल्प मिले अपने उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए। बात समझ में आई बेटा? जरा थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखते चलेंगे आप एक एक लाइन की। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में एक लाइन लिखेंगे बेटा। टैक्सोनॉमिकल एड्स, taxonomical aids is used in the fundamental study of different living organism. Taxonomical aids are used in the study of fundamental study of different living organism and their systematic study also, and their systematic studies also. फिर आगे एक लाइन लिखेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स gathered the information and stored it with specimen for future studies. क्या लिखा मैंने? टैक्सोनॉमिकल एड्स gathered the information and stored it with specimens for future studies. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं? जो टैक्सोनॉमी में हेल्प करें, सिस्टमैटिक्स में हेल्प करें, और इंफॉर्मेशन को गैदर्ड कर उसे स्टोर करा जा सके उनकी फॉर्म में, जिससे फ्यूचर में आगे स्टडी करी जा सके। बात समझ में आ गई बच्चों? जल्दी मुझे एक्टिवली पिंग करना शुरू करो बेटा, ठीक है? क्लियर हुआ बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना मैनुअल क्या होता है। देखो बेटा, ये एक तरह की बुक है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन इसमें होगी, ठीक है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या होगा बेटा मैनुअल में? एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक, उनका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन। जैसे मान लीजिए आप कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, कुरुक्षेत्र के सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन, उनका एक मैनुअल बना दो, उसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो वो हो जाएगा मैनुअल इनका। समझ में आ गई बेटा? ठीक है, एक लाइन इसमें ऐड करेंगे, ये वर्ड तो आप ऐड करना जरूरी है, पर्टिकुलर एरिया प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन। एक लाइन मेरी तरफ से और लिखी बेटा इसमें, दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन
मैनुअल्स में लिखेंगे, दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, for identifications of names of various species found in an area, of various species found in an area. हो गया बच्चों? तो प्लांट से रिलेटेड है मैनुअल, और बेटा फ्लोरा भी प्लांट से ही रिलेटेड है। फ्लोरा में क्या होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उन सब का हैबिटेट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है मैनुअल की तरह, ये केवल प्लांट्स का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुरुक्षेत्र में जितना भी पेड़ है उसमें पूरे कुरुक्षेत्र या हरियाणा की बात कर लूं मैं, कहाँ कौन कौन से रीजन में किस तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। और हैबिटेट जहां वो रह रहे हैं, कैसा उनका स्पेसिफिक एरिया है। समझ में आ गई बेटा? बात समझ आ गई सभी को? लाइन लिखें एक, दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज, दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट स्पीशीज है उसको एक इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करा मैनुअल की तरह, ये इंडेक्स प्रोवाइड करा। बेटा इनके नाम ही बहुत कुछ बता रहा है। जैसे किसी कंपनी का कुछ सामान खरीद तो मैनुअल में सारी चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है, तो वही बात डिस्क्रिप्शन है। फ्लोरा एक तरह से आपकी बुक का इंडेक्स, ठीक, इतना भर। एग्जाम्पल है इसमें बेटा, एग्जाम्पल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या एग्जाम्पल है? दिल्ली फ्लोरा ऑफ दिल्ली एक बुक लिखी थी जेके महेश्वरी ने। जेके महेश्वरी प्रोफेसर थे एक, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, वाई जेके महेश्वरी, ठीक है। जेके महेश्वरी ने ये बेटा बुक लिखी थी, ठीक है। शायद इनके नाम की स्पेलिंग में एच है, महेश्वरी, ठीक बच्चे। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अब आ गया मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होगा? मोनोग्राफ बड़ा ही आसान सा है बेटा। एक किसी भी टैक्सोन का फुल इंफॉर्मेशन अगर किसी में हो तो उसको बोला जाएगा मोनोग्राफ, ठीक है। टैक्सोन बेटा आपको पता होना चाहिए, टैक्सा इज अ प्लूरल वर्ड, टैक्सोन एक कैटेगरी है। जैसे मान लो फाइलम इज अ टैक्सोन, स्पीशीज इज अ टैक्सोन, तो उस टैक्सोन की, एक टैक्सोन की पूरी जानकारी जिसमें होगी तो वो मोनोग्राफ होगा। समझ में आ गया बेटा? हो गया बच्चों? चलिए बहुत सही। अब आ गया कैटलॉग। कैटलॉग क्या होगा? जैसे एक कैटलॉग होता है, इसमें बेटा अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होगा। अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होगा किसका? स्पीशीज का, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्पीशीज ए नाम से शुरू हो रही है, उसको पहला लिख दिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज है उसको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज एट पर्टिकुलर एरिया। केवल प्लांट से रिलेटेड हो ऐसा नहीं बात कह रहे हैं। एक कुरुक्षेत्र में जितनी स्पीशीज मिल रही हैं उनको अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा कैटलॉग।
और टैक्सोन में भी केवल प्लांट की बात नहीं हुई है बच्चे, प्लांट की बात इन दोनों में हुई है, खाली स्पेशली प्लांट की बात। ठीक है, तो ये टैक्सोन में तो बस एक इसकी इंफॉर्मेशन। जनरल क्या होता है बेटा? जनरल्स में डिटेल्स होती हैं बच्चे जो ऑनगोइंग रिसर्च है। ठीक है, ऑनगोइंग ऑनगोइंग रिसर्च जो चल रही है ना, तो वो जर्नल्स में पब्लिश की जाती है। ठीक है, बहुत सारे जर्नल है, साइंस जर्नल है, एनसीबीआई एक वेबसाइट होती है, उस पे ये सारे जर्नल्स अपने चीजें अपलोड करते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में पहली बात खत्म हुई बुक्स से रिलेटेड। ठीक है, बुक्स मतलब कोई वैसा डाटा जो इसमें सारी चीजें आ गई, सारी इंपॉर्टेंट है। अगर हो गया हो बेटा आगे बढ़े। मुझे मैसेज करो बच्चों। ओके, चलिए बेटा अब अगला देखते हैं। हर्बेरियम फाइल किस किसने बनाई है अपने स्कूल में अभी तक? किसी ने बनाई है हर्बेरियम फाइल? हर्बेरियम शीट बनाई है बेटा? नहीं बनाई किसी ने भी? हमें तो बनाई थी स्कूल में। हर्बेरियम क्या होता है देखेंगे बेटा, हर्बेरियम क्या होता है। HERBARIUM, हर्बेरियम। ये स्पेशली बेटा प्लांट्स के लिए होता है, स्पेशली फॉर प्लांट्स। ठीक है, हर्बेरियम शीट और हर्बेरियम फाइल बनाकर रखी जाती हैं। इसमें क्या करते हैं, प्लांट की जैसे लीव्स हो गई, उसके फ्लावर हुए, उनको लिया और हमें उनको कलेक्ट करना है, तो उनको लेकर उनको ड्राई करो। ड्राई करने के बाद शीट्स में उनको एक केमिकल लगाकर प्रिजर्व करा जाता है। ठीक है, स्कूलों में जो हर्बेरियम फाइल्स बनाई जाती है उसमें इतना सब नहीं करते थे हम, उसमें तो बस इतना करते थे जैसे गुलाब का फूल लिया, उसको ड्राई कर लिया और अपनी एक शीट पे चिपका कर और फाइल जमा कर जाती थी। तो हमें मैडम ने दिया था कि भाई ये फ्लावर्स आपको पता करने हैं, इसकी इस प्लांट की लीफ, किसी प्लांट का फ्लावर, वो हमें फाइल बना के सबमिट करनी थी। सेम वही काम यहाँ हो रहा है, हर्बेरियम फाइल्स बनी जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी। उसमें ये होता है बेटा कि हर प्लांट के एक छोटा मोटा उसका पार्ट स्टिक रहता है उन शीट्स में। ठीक है, उसको प्रिजर्व करा जाता है और उसके बाद वो फाइल्स बनाकर डाटा स्टोर्स में दी जाती है। और वो कैसे होता है पूरी प्रोसेस डिटेल में समझ नहीं आता। ठीक है, इसमें होता है बेटा प्रिजर्वेशन। दो वर्ड होते हैं, एक कंजर्वेशन एक प्रिजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में तो हो जाएगा जैसे मान लो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, मतलब लिविंग प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने कंजर्व करे। प्रिजर्वेशन में मतलब एक स्पेसिमेन आपने बना के रखा। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी प्रोसेस समझेंगे पहले, कैसे होती है ये हर्बेरियम फाइल्स कैसे बनाई जाती है। तो इसकी टेक्निक है एक, उसमें कई पॉइंट्स आते हैं। पहला आएगा कलेक्शन, दूसरा आएगा ड्राइंग, ठीक है, तीसरा आएगा पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब कि जिससे वो खराब ना हो, उसे पॉइजन करा जाता है। ठीक है, फिर आएगा माउंटिंग, फिर आएगा स्टिचिंग, स्टिच कर देंगे उसको हम। ठीक है, और स्टिचिंग के बाद लेबल करा जाएगा उसको बेटा। फिर लास्ट में आएगा डिपोजिशन। ठीक है, लास्ट में होगा डिपोजिशन। अब उस फाइल को डिपॉजिट कर दो आप। ठीक है, अब मैं सारों में एक एक दो दो कॉमन कॉमन पॉइंट्स बताऊंगा और आप समझते चले जाएंगे, काफी आसान है, इसमें ऐसा कुछ बहुत टेक्निक नहीं लगानी हमें। कलेक्शन में क्या होगा बेटा, देखो या तो लीव्स को या फ्लावर को कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, और केवल ध्यान दिया जाता है हमें एक दो चीजों का। क्या कलेक्ट करा जाएगा, या तो लीव्स या कंप्लीट
इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस होता है बेटा पूरा फ्लावर, ठीक है, ऐसा नहीं एक आध पत्ती लगा दी आपने, ठीक है। तो उन चीजों को कलेक्ट करा जाता है बेटा, और एक बात का ध्यान इसमें रखा जाता है कि कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए, जो भी आप चीज ले रहे हो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। और ये भी ध्यान दिया जाता है जैसे लीव्स है या इसका साइज कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर का तो हो, ठीक है। तो बस ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, 30 से 40 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। और अवॉइड क्या करना है, डिसीज प्लांट अवॉइड करने हैं, अवॉइड डिसीज पार्ट या प्लांट पार्ट, मतलब ऐसा ना हो फ्लावर को कोई बीमारी लगी हुई है और आपने ले लिया, ठीक है, वो चीज हमें अवॉइड करनी है। अगला स्टेप आएगा बेटा ड्राइंग। ड्राई करने के बहुत से तरीके हैं, बड़ा आसान है, क्या करना हो आप न्यूज़पेपर में रख दो, न्यूज़पेपर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटा। तो ठीक है, एक तो बेसिक तरीका है न्यूज़पेपर में रख दिया आपने, ठीक है। और भी कुछ तरीके हैं जैसे ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल करके, एक मशीन आती है ड्रायर्स वगैरह, उनको इस्तेमाल करके आप ड्राइंग कर सकते हो, बड़ा सिंपल मेथड है, इसमें कुछ ऐसा हमें खास अलग से नहीं देखना है, ठीक है। बट इसमें ध्यान देना है ड्राइंग करने में कि मटेरियल डीके ना होना शुरू हो जाए, डीके मतलब होता है बेटा गलना, मतलब आप बहुत दिनों तक ऐसी रखा छोड़ दो, ठीक है, ड्राई करने के चक्कर में और वो खराब होना शुरू हो जाए, डीके होना शुरू हो जाए, ठीक है। डीके ना हो इसलिए आप पॉइजन दिया जाएगा उसको, ठीक है। मतलब पॉइजन एक तरह का इस एक ऐसा केमिकल होगा बेटा जो इसको प्रोटेक्ट देगा, जो केमिकल कंपोनेंट है, और वो होता है HgCl2, HgCl2 इसे बोलते हैं कोरोजिव सब्लिमेट, 0.1% कोरोजिव सब्लिमेट, ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे, HgCl2। ये केमिकल स्पेशली इन चीजों को यूज करने में होता है बेटा। तो ये क्या प्रोटेक्शन करता है, ये प्रोटेक्ट करेगा, इसको डीके होने से बचाएगा और माइक्रोब से प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट डीकेइंग। जैसे मान लो आपने कोई पत्ती ली, ठीक है, उसको न्यूज़पेपर में रख के ड्राई कर लिया, अब इस मटेरियल का स्प्रे कर दिया, तो अब वो पत्ती खराब नहीं होने वाली, ठीक है। समझ में आ गई बेटा, हो गया बच्चे, मैसेज करो बेटा। ओके बेटा ओके। अब देखो ये जो 3 पॉइंट है ये लगभग एक ही तरह पे एक ही फाइल में आ जाते हैं। अब क्या करना है, अब बेटा शीट में, अब शीट्स में इसको, इस लीफ को माउंट कर देना है, ठीक है, स्टिचिंग कर देनी है, इसकी ग्लू से चिपकाना है या इसको स्टिच कर देना है, इस तरह का काम करना जिससे ये स्टेबल रहे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम शीट, एक शीट होती है बच्चे, इन तीनों पॉइंट्स को एक ही साथ लिखा जाता है, हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट मतलब कैसी शीट, ऐसी कोई शीट मोटी सी होती है थोड़ी, ठीक है। और बेटा इसका इंटरनेशनल साइज इंपॉर्टेंट है, साइज क्या होना चाहिए इसका इंटरनेशनल साइज, इसका साइज होता है बेटा 16.5 इंचेस इंटू 11.5 इंचेस का, ठीक है, ये साइज होता है बेटा इसके 16.5 इंटू 11.5, ठीक है। और सेंटीमीटर में आ जाएगा बेटा 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, इंटरनेशनल साइज है, इंटरनेशनल साइज है हर्बेरियम शीट का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है, यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, एक शीट होती है हर्बेरियम शीट, उन पर इस हमारे स्पेसिमेन को आपने ग्लू से या उससे स्टिचिंग करके उसे माउंट कर देना उसके ऊपर। समझ में आ गई बेटा? अब देखो सबसे ये हो गया, अब लास्ट बचा स्टिचिंग और माउंटिंग एक ही, अब हो गया लेबलिंग। ठीक है, अब लेबल, अब बेटा इस पे क्या होता है, एक लेबल लगाया जाता है ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लेबल लगाया जाएगा, लेबल, और इस लेबल इस फाइल के ऊपर लगाया जाता है बेटा। और वो लेबल में क्या होता है, अब जैसे आपकी फाइल तैयार हो गई, लेबल कितना बड़ा होता है, 7x12 सेंटीमीटर का, 7x12 सेंटीमीटर का लेवल होता है, जिसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इस लेवल की अलग से मैं लिखवाऊंगा, अभी इसको अलग से लिखवाऊंगा क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, और इसे कहते हैं लेवल। एक चीज और होती है बेटा इसमें, फ्रेगमेंट पॉकेट्स, एक चीज अलग से और होती है, फ्रेगमेंट्स पॉकेट्स, मतलब इस शीट्स में ना, इन शीट्स में फ्रेगमेंट्स पॉकेट, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं पॉलिथीन के, उसमें अगर प्लांट्स के कुछ और पार्ट, टूटे फूटे पार्ट अगर आप रखना चाहें, जैसे सीड हैं या फ्लावर की पत्तियां हैं, तो वो भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्रेगमेंट पैकेट्स। ठीक, एज सच बस इतना आपको पता होना चाहिए, वो कोई भी चीज रखने के लिए। अब लास्ट आ गया बेटा डिपोजिशन। ठीक है, अब इसका डिपोजिशन कैसे होता है, हर्बेरियम फाइल्स जो है बेटा एक पैटर्न में लगाई जाती हैं, एक पैटर्न होता है इनको लगाने का, और इन्हें जो बताने का भी जो क्लासिफिकेशन था, वो साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये डिपॉजिट की जाती है। देखो, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, ये बेटा इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही ये हर्बेरियम फाइल एक जगह रखी जाती है, कि भाई उनका कुछ अपना एक, आपको डिटेल में नहीं जाना है इसमें, उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है कौन सी फाइल कहाँ रखी जाएंगी जिसे ढूंढने में आसानी हो, जिसे उसे आराम से पता चल जाए। जीनस के अकॉर्डिंग, स्पीशीज के अकॉर्डिंग ये सिस्टम बनाया जाता है। साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने ही ज्यादातर आप समझे कि कैसे सारी चीजें अरेंज करी जाए, इन्होंने ही डिस्क्राइब किया, और इन्होंने फिर डिपोजिशन वर्क की बात भी बताई। समझ आया बच्चों यहां तक सभी को? क्या मैं इसको रब कर दूं बच्चों, हो गया बेटा? बस एक पावनी बच्ची है जो पढ़ती है ढंग से, हाँ, और कोई बच्चा नहीं पढ़ता क्या, और कोई? चलो मैसेज तो आए, ओके। नया बच्चा है कोई, गौरव? चलो बेटा, अब जरा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब जरा लेवल की बात समझ लेते हैं। अपने आप में लेवल जो था ना, ये इसके कुछ पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट्स है ये तो एनसीईआरटी से बाहर के बताए थे मैंने, बट लेवल वाले पॉइंट एनसीईआरटी में मिलेंगे आप। ठीक है, तो देखेंगे जरा हम लेवल में क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो शीट है जैसे मैंने बनाया है, इसके राइट हैंड साइड पर ही लेवल लगेगा, पहले तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और इतना बड़ा होगा राइट हैंड साइड में। इसमें बेटा क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले तो डेट होगी। कौन सी डेट, जब कलेक्शन करा गया था, कौन सी डेट होगी जब कलेक्शन करा गया था। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन की डेट होगी पहली चीज। ठीक है, दूसरी होगी सैंपल कहां से कलेक्ट करा गया वो प्लेस, प्लेस ऑफ सैंपल कलेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा होगा बच्चे इंग्लिश नेम उस चीज का,
इंग्लिश में आपने नेम लिखना होगा। इंग्लिश में इसलिए बेटा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो इंग्लिश नेम ऑफ स्पेसिमेन, इसको सैंपल की जगह स्पेसिमेन कर देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिमेन वर्ड थोड़ा ज्यादा सही रहता है, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा, इसके बाद अब इसका इंग्लिश नेम तो आ गया, बट इंग्लिश नेम के अलावा एक नाम और होता है जो लोकल नेम जिसको बोलते हैं, लोकल और वर्नाकुलर। ये वर्ड मैंने आपको बताया था, लोकल और वर्नाकुलर नेम ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। वर्नाकुलर पे आ गया। अब ये प्लांट्स की बात हो रही है तो बॉटोनिकल नेम कैसे भूल जाए हम, बॉटोनिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम और बॉटोनिकल नेम, ठीक है बच्चों। और फिर आएगी उसकी फैमिली। नेम ऑफ स्पेसिमेन तो लिख ही लेंगे आप, ठीक है। फैमिली होगी उसकी, स्पेसिमेन की फैमिली। फैमिली किस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। अब आएगा लास्ट में नेम ऑफ द कलेक्टर, जिसने वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसका नाम भी आएगा, उसका नाम भी आना जरूरी है। ये सारी चीजें आपके एक लेवल पर यहां पर आएंगी, ठीक है। ये लेवल की बात थी बेटा, समझ में आई बच्चों बात, समझ में आई बच्चों बात। ओके, अब लिखना फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम। फंक्शंस ऑफ, आज बेटा चैप्टर फिनिश करना ही है। अब लिखना फंक्शंस, मैं बोल रहा हूं इनको फंक्शंस लिखना बच्चों। फंक्शंस में क्या होगा लिखेंगे, देखो बड़े सिंपल से एक दो फंक्शन है। पहला है एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा क्या रब कर दूं इसको, मैं लिख देता हूं, हो गया बच्चों, ये आपने लिख लिया हो तो रब कर दूं इसको, मैसेज करो मुझे। चलिए तो मैं लिख देता हूं बेटा इनको, ओके। फंक्शंस दो होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा बेटा, पहला तो आएगा एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। ये बच्चों किसी भी चीज का एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करवा पाते हैं, ठीक है, हर्बेरियम फाइल। दूसरा फंक्शन आएगा बेटा प्राइमरी में, अल्फा वर्ड लिखा है मैंने, अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च, अल्फा टैक्सोनॉमिक। अल्फा टैक्सोनॉमिक का मतलब होता है जो रिसर्च मॉर्फोलॉजिकल, मतलब ऊपर के कैरेक्टर पर बेस्ड हो, कि इसमें आपने कुछ इंटरनली तो करना नहीं है, ठीक है, जो केवल बेटा आपके ऊपरी चीजों पर डिपेंड हो, ठीक है। और दूसरा फंक्शन एक थोड़ा हाइपोथेटिकल है जिसे कहेंगे हम सेकेंडरी फंक्शन। बस एक लाइन लिखेंगे इसमें, इट सेकेंडरी फंक्शन इंक्लूड close interaction between students
स्टूडेंट्स एंड जनरल सिस्टमैटिक्स एंड द हर्बेरियम। एक प्राइमरी फंक्शन तो ये होगा, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ये एक बेटा एक रिलेशन सेटअप कर रही है जनरल सिस्टमैटिक्स, स्टूडेंट और हर्बेरियम के बीच में, ठीक है। हो गया बच्चों? ओके बेटा, ओके। अब देखो हर्बेरियम को दो तरह से क्लासिफाई भी करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक फंक्शन और लिखना बेटा, इसका एक फंक्शन और लिखना जरा, एक फंक्शन मुझे और इसका ध्यान आ रहा है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। इट प्रिवेंट द प्लांट वेल्थ, इट प्रिवेंट द प्लांट, प्रिवेंट बोल रहा हूं सॉरी, इट प्रिजर्व, सॉरी बच्चों, इट प्रिजर्व द प्लांट वेल्थ, प्लांट वेल्थ को प्रिजर्व करने का काम भी करती हैं। और बेटा जो फाइल्स होती है ना, इन फाइल्स पे जो रिसर्चर होते हैं उनको लोन तक मिल जाता है, साइंटिस्ट को जो है, अगर वो बढ़िया सी फाइल्स बनी हुई हैं तो एग्जीबिशन में देते हैं तो इनकम भी होती है और उनको लोन तक भी वो बैंक से ले सकते हैं इस चीज पे, ऐसा भी प्रोविजन है। बस ये बताना था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप बस याद रखना इसको। अब बच्चे देखो, अगर इसको हर्बेरियम को क्लासिफाई करा जाए, हर्बेरियम को अगर क्लासिफाई करा जाए तो दो तरह की क्लासिफिकेशन में आएंगी बेटा ये। एक तो होती है बेटा मेजर हर्बेरिया और एक होती है माइनर हर्बेरिया, और जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है ऐसे इनका काम है। मेजर हर्बेरिया और माइनर हर्बेरिया। मेजर हर्बेरिया बेटा, मेजर वर्ड बड़े को डिनोट करता है, मतलब उसमें कवर हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का फ्लोरा, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के प्लांट्स की अगर हम बात करें, फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड, तो वो मेजर में आ जाएगा, मेजर हर्बेरिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कि भाई कहाँ क्या 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 मिलता है रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है। और माइनर, माइनर में आ जाएगा बेटा जो रीजनल में होगा, मतलब लोकल हर्बेरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में जो मिल रहा है, माइनर में लिख सकते हैं आप लोकल हर्बेरिया, और एक पर्टिकुलर रीजन में रीजनल हर्बेरिया। जैसे हरियाणा का अलग से हर्बेरिया हो सकता है, कुरुक्षेत्र का भी हर्बेरिया हो सकता है, और इंडिया का भी हर्बेरिया हो सकता है बेटा, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी अपना कोई कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उनकी अपनी भी हर्बेरियम फाइल हो सकती है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर मान लो कितने प्लांट है, उसकी अगर एक फाइल हो सकता है बनी हुई, हो सकता है बनी हुई हो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, वो हैंड माइनर में आ जाएगा। हो गया बच्चों, क्लियर है बेटा? दो नाम लिखना बच्चे जो हर्बेरियम फाइल्स का रिकॉर्ड रखते हैं। पहला नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है बेटा, इंग्लैंड में जगह है क्यूब, और रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ये सारी हर्बेरियम फाइल रखता है। दूसरा है बेटा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये कल कलकत्ता में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये दो नाम आपने याद रखने, रॉयल का और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये कलकत्ता में है। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? अब देखियो, अब आएगा बेटा बॉटनिकल गार्डन।
हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और जो शुरुआत में मैंने लिखवाए एक एक दो दो नंबर में, वो भी पूछे जाते हैं। सर क्यू क्या है? क्यू बेटा जगह है इंग्लैंड में, क्यू जगह है जिसमें रॉयल बॉटनिकल गार्डन मिलता है। जो मैंने अभी आपको लिखवाया ना रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वो क्यू जगह है इंग्लैंड में, वहां पे मिलता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। यहां पर हर्बेरियम फाइल स्टोर होती जाती है। और एक इंडिया में स्टोर करी जाती है, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन में क्या होंगे। बॉटनिकल गार्डन पावनी बताएगी क्या होंगे बच्चे। हाँ बच्चा कोई बताएगा? अरे यार ये तो बड़ा आसान सा है। हम्म, सर मे बी द प्लेस वेयर बायोलॉजिकल क्रिएचर आर प्रेजेंट। बेटा बॉटनी लग गया ना आगे, तो बायोलॉजिकल की बात नहीं करनी, केवल प्लांट की बात करेंगे हम, ठीक है। तुम सही पकड़े, बट ऐसी जगह जहां पर प्लांट, हाँ लिविंग प्लांट्स को रखा जा सके, ठीक है। लिविंग प्लांट्स को, शायद ये इस कलर से दिख नहीं रहा, इसको मैंने लिखा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक होता है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन, ये आप +2 में पढ़ोगे बड़े डिटेल में। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है ऑन द प्लेस, और एक्स सीटू का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेस। कितने बच्चों ने नैनीताल के पास पड़ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना है? उत्तरांचल में सुना है किसी ने? या हर्ष ने गया है कोई वहां पर? मैंने वो अच्छे से देखा है बेटा, अंदर तक गया हूं, ठीक है। वो एक, हाँ विकल्प भी गया है, अच्छा। तो बेटा वो क्या है, वो इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। वो एक नेशनल पार्क है, और वो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो सेटअप करा गया था। वहां पे क्या है, वहां पर कहीं से कोई चीज ले नहीं जाता, जो भी प्लांट्स हैं जो भी एनिमल्स है उन सारे एरिया को प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो ऑन द प्लेस, ऑन द प्लेस जो भी जगह सब चीजें कंजर्व कर ली, तो उसे कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। और ये एक्स सीटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन, जैसे बॉटनिकल गार्डन बेटा लखनऊ में भी है, बॉटनिकल गार्डन आपके नोएडा में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, वहां से क्या होता है बेटा, एक गार्डन बनाया गया और अपनी मर्जी के प्लांट्स, और खासकर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स एंडेंजर्ड हो, एंडेंजर्ड मतलब जिनका खतरा हो, कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ऐसे प्लांट रखे जाते हैं, उसे कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ बेटा? तो ये एक्स2 इंस्टीट्यूट में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये आपको समझ आएगा बाद में एक्स2 इंस्टीट्यूट। चलिए अब इसमें लिस्ट लिखना बॉटनिकल गार्डन की। तो बॉटनिकल गार्डन में एक लाइन लिख लेंगे पहले बेटा, इट इज अ इंस्टीट्यूशन located in a enclosed, it is a institution located in a enclosed area located in a enclosed area which grow numerous kinds of plants, which grow numerous kinds of plants for botanical studies। मतलब बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं, ठीक है, और कंजर्व भी करेंगे बेटा, ग्रो करेंगे तो प्रोटेक्शन भी देंगे, उन्हें पालेंगे भी, ठीक है, और जो बॉटनिकल स्टडीज में यूज करा जाता है। अब ऐसे गार्डन्स की कुछ लिस्ट हम बता रहे हैं आपको लिखना। पहला तो वही है बेटा रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, काफी पुराना और काफी बड़ा है ये इंग्लैंड का,
रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में। दूसरा लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। अब इसे कैलकाटा वाले से कंफ्यूज मत कर देना, कई बच्चे कर देते हैं। कैलकाटा वाला है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है, और ये है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। और एक और है बेटा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। इंडियन, जैसे नाम मैं लिखवा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है आपको, हावड़ा में, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, HO होगा बच्चों, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और एक है लिलियॉइड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, लिलियॉइड, ये दार्जिलिंग में, ये किसी फॉरेनर के नाम पर है, जो हमने ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर राज किया था तो एक आधा गार्डन बनाया होगा, उनके नाम पर लिखा है लिलॉयड। लिलॉयड कंपनी भी है एक, ठीक है, तो लिलॉयड बॉटनिकल गार्डन। हो गया, रब कर दूं? चलिए बच्चों, अगला है म्यूजियम। हेडिंग डाल लेना म्यूजियम। म्यूजियम क्या होते हैं, आप सब गए ही होंगे, मैं समझता हूँ सबने म्यूजियम ज्यादातर देखा ही होगा, दिल्ली में तो काफी बड़ा है। म्यूजियम में बेटा कुछ भी स्पेसिमेन, लिविंग नहीं होते, स्पेसिमेन बनाए जाते हैं, और वो जूलॉजी में और बॉटनी में दोनों तरह के स्पेसिमेन। जैसे अच्छे अच्छे स्कूलों में बढ़िया बढ़िया लैब भी होती हैं, फ्रॉग वगैरह ऐसे स्पेसिमेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केवल प्लांट के स्पेसिमेन होंगे, वो एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। लिखना है इसमें बेटा लाइन, इट इज अ प्लेस यूज्ड फॉर, it is a place used for storing, preservation and exhibition of both plant and animal. It is a place used for storing, store करा जाता है, प्रिजर्व करा जाता है, प्रिजर्वेशन एंड उसकी एग्जीबिशन भी लगाई जाती है, एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। All educational institute and university, all educational institute and university maintain their museum, maintain their museum in botany and zoological department, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा आपको म्यूजियम, ठीक है बच्चे। आगे लिखेंगे बेटा इसमें, इन म्यूजियम प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व एज अ स्पेसिमेन, इन म्यूजियम प्लांट एंड animals are preserved as a specimen, ठीक है। और बेटा ये जो स्पेसिमेन के लिए एक सॉल्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मेरी बात समझना। स्पेसिमेन है, कुछ जार होते हैं बेटा शीशे के बने हुए, इस तरह से अगर आपने देखे हो तो ऐसे जार होते हैं, और इनमें एक ऐसी प्लेट लगी होती है, और उस प्लेट से, शीशे के होते हैं, कोई भी एनिमल वगैरह अटैच करके रख दिया जाता है, और इसमें एक सॉल्यूशन डिप रहता है, वो सॉल्यूशन इसको खराब होने से बचाता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं फॉर्मालिन। ये इंपॉर्टेंट ना, फॉर्मालिन का सॉल्यूशन होता है बेटा जो इसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो ये एक तो इस तरह से होता है,
कुछ बेटा ड्राई स्पेसिमेन भी होते हैं, ठीक है, ड्राई स्पेसिमेन जिसमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने कंकाल देखा होगा जरूर, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन का कंकाल देखा होगा, तो वो हड्डियां खुद ही इतनी कैल्शियम में वो होती हैं कि वो उन्हें तो डिग्रेड होने में भी कई सालों लग जाएंगे, ठीक है, तो वो उसे ड्राई स्पेसिमेन की, उसे ऐसे केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है बच्चों, हो गया, समझ में आ रहा है? ओके बेटा, एक नाम लिखना इसमें, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, NMNH, दिल्ली में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा बहुत सारे आपको म्यूजियम की चीजें मिल जाएंगी। क्या नाम बोला मैंने? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। लिखूं बच्चों? चलो लिख देता हूं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, NMNH, दिल्ली में है बच्चे, ठीक है, बस सिंपल है, इसमें एक तो फॉर्मेलिन का नाम और एक ड्राई स्पेसिमेन, और कुछ ऐसा भी बेटा आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको शायद मिलेगा कि इंसेक्ट को ना मार्कर और पिन लगा दी जाती है, इंसेक्ट्स की कवरिंग बड़ी कैल्शियम, उनकी बॉडी जो ना कैल्सियस होती है, वो आसानी से डिग्रेड नहीं होते, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है, बाकी नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये स्पेसिमेन बना के फॉर्मेलिन वाला होता है। जिन जिन चीजों को रखा जा सकता है ड्राई प्लेस पर, जो सूखे ही मतलब इसकी जरूरत ना पड़े, तो उन्हें ड्राई स्पेसिमेन का की तरह रख लिया जाता है। जैसे बहुत से जानवर का बड़े बड़े म्यूजियम में एलिफेंट का स्केलेटन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हो गया बच्चों, समझ आ गया? हो गया बच्चों, समझ आया नहीं आया? चलो अब आ गया आपका म्यूजियम हुआ बेटा, इस चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से, पेपर बना दिया है मैंने। जूलॉजिकल पार्क, जैसे हमने पढ़ा था बॉटनिकल पार्क, ये हो गया जूलॉजिकल पार्क। अब मैं समझता हूं बताने की जरा जरूरत नहीं है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करने वाला, ये तो आप गए भी होंगे, जू गए होंगे, जू नाम होता है, आपके कुरुक्षेत्र में भी एक जू है, मैंने सुना है, हालांकि मैं गया नहीं, ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क होता है बेटा जहां पे एनिमल्स को प्रिजर्व करा जाता है, या कंजर्व वर्ड लिख देंगे तो वो भी सही रहेगा, प्रिजर्व और कंजर्व, ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क, हाँ, इट इज ऑल्सो द XC2 कंजर्वेशन है बेटा, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो कुरुक्षेत्र में एनिमल ना मिलता हो वो जूलॉजिकल पार्क में नहीं मिलेगा, वो मिल सकता है, कहीं से भी बाहर से भी लाकर आप एक पार्क बनाकर वहां पर उन एनिमल्स को रख सकते हो और उनकी देखभाल कर सकते हो, ठीक है, और वो होता है XC2 कंजर्वेशन। समझ में आ गई बच्चे? लिखना जरा इसमें लाइन, इट इज अ प्लेस वेयर living wild animal are kept, where living wild animal are kept in protected environment, in protective environment, और ये XC2 कंजर्वेशन में आता है बच्चे, ठीक है, ह्यूमंस इसको प्रोटेक्ट करते हैं। आगे लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर द नॉलेज पर्पस आल्सो, इट इज यूज्ड फॉर द नॉलेज पर्पस आल्सो, और एग्जाम्पल है एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ एशिया, इंडिया ही नहीं एशिया का फाइनेस्ट जूलॉजिकल पार्क माना जाता है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। हो गया बच्चों, ये बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। अब एक चीज आ रही है लास्ट, और उसको बोलते हैं की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है इसको। की क्या होता है? ठीक है, देखो बच्चों, की हमेशा दो कपलेट में प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब है दो चीज में। देखो मेरी बात को समझना, ये होता है बेटा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। समझेंगे जरा, देखो मेरी बात समझ। ये स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है, ठीक है। आपने एक सी स्पीशीज है मिली आपको नई कोई। अब आप क्या है बेटा, कुछ इसके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो अगर एक ओके होगा तो दूसरा ओके नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो आप उसको प्लांट या प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह की कैटेगरी में रख सकते हो। एनिमल्स में होगी ही नहीं, तो वो एक करेक्टर दूसरे को बाइकआउट कर रहा नहीं कर रहा। ऐसे करेक्टर्स को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, और उनको बोलते हैं बेटा की, ठीक है। तो किसी भी ये की जो होते हैं ना, ये जो करेक्टर्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखना है उसको फाइंड आउट करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। समझ आ रही बात मेरी? जैसे मान लो स्पीशीज सी है, अगर उसके करेक्टर आप फाइंड करते करते आए, ए और बी स्पीशीज से मिल रहे हैं, आपने फाइंड आउट करा कि अच्छा इसमें अगर ये चीज प्रेजेंट है तो ये ए से मिलेगा, और बी में ये चीज होती नहीं तो बी से मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको इस वाले जीनस में पुट कर दोगे, बोले भाई इसी में हो सकता है, ये इसमें नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब एक है तो दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे करेक्टर्स को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, और उसको नाम दिया जाता है की। बात समझ में आई बच्चों? देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। पावनी के अलावा सभी को क्लियर है? वर्ड कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, अभी मैं इसमें एक दो लाइनें लिखवाऊंगा थ्योरी में, ठीक है, लिखो बच्चों जरा। की इज एन इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड, key is an important taxonomic aid used for the identification of plant and animals, used for the identification of plant and animals based on the similarities and dissimilarities। देखा, based on the similarities and dissimilarities, based on the similarities and dissimilarities, आगे लिखेंगे, it is a set of alternate character, it is a set of alternate character of different types arranged sequence of different types arranged sequence wise in such a fashion that selection and elimination, that why selection and elimination one can quickly find out the name of the organism, one can quickly find out the name of the organism। मैं रिपीट करता हूं बेटा, it is a set of alternate characters of different types arranged sequence wise in such a fashion that by selection and elimination of one can quickly find out the name of the organism। जो मैं आपको बात बता रहा था बेटा,
की क्या होती है, स्पीच सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पर बेस्ड होती है, ठीक है। और ये एक अल्टरनेट कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, और इस फैशन में आप देख सकते हैं कि अगर अच्छा अरे भाई ये टिक है तो ये नहीं होगा, अब पक्का पक्का ये है तो वो होगा ही नहीं, तो बड़े आसानी से फिर आप उनका नेम और चीजें डिसाइड कर सकते हो, अच्छा ये स्पीशीज इसमें रखी जा सकती है भाई, और ये इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चे, की आर बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, key are based on the set of contrasting character generally in a pair which is known as couplet, जिसे कपलेट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर होता है जनरली, ठीक है, और जिसको कपलेट बोला जाता है, मतलब दो कैरेक्टर है कपलेट उनको बोला जाएगा, पेयर है, ठीक है। आगे लिखेंगे, ईच कैरेक्टर ऑफ द कपलेट इन द की is called lead. Each character of the couplet in a key is called lead. ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? ये बात किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ इस बात में। बेटा बताओ मुझे। पावनी को क्लियर है, और किसी बच्चे को? ठीक है बच्चे, ठीक है। जैसे मान लो बेटा की है एक, है ना, और एक इस करेक्टर है, दो करेक्टर है, उसको कपलेट बोला, ठीक, और उस कपलेट से जो जनरेट हुआ, कहने का मतलब है उसका एक करेक्टर तो निकल कर आया, उसे लीड बोल देंगे कि ये लीड है, हाँ भाई ये चीज है तो ये होगा, उसे लीड बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक कपलेट का एक स्टेटमेंट लीड कहा जाता है, ठीक है। एक लाइन और लिखना बेटा इसमें, one has to choose correct option between two statement of character. One has to choose correct option between two statement of characters. Two statement of character so that the animals or plant is identified accurately. So that the animals and plants are identified accurately. ठीक है, दो करेक्टर में से किसी एक करेक्टर को आपको चूज करना होगा, तभी बिल्कुल करेक्टली एक आइडेंटिफिकेशन होता चला जाएगा प्लांट्स का और एनिमल का, ठीक है। और ये बेटा की जो होती है एनालिटिकल होती है नेचर में, मतलब एक चीज को मानेंगी तो एक चीज को मना कर देंगी, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाली बात, ठीक है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, सभी बच्चों को क्लियर हुआ बेटा यहां तक? ओके बेटा, अब इस चैप्टर में आपका कुछ नहीं बचता, सब चीज लगभग पूरी है, ठीक है। अब कल की क्लास में आप इसको रिवीजन करके आएंगे, मैं क्वेश्चनिंग लूंगा, और जो बच्चों आपके अगर डाउट है तो डाउट लूंगा, एक दो चीजें जो बच रही है वो हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है बेटा।